मधु के चेहरे पर अभी भी उदासी थी और वो बीती रात हुए हादसे के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रही थी। करण भी अपने मैनेजर से बात करते हुए सामने से चला रहा था। दोनों बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे के करीब से निकल गए। मधु अपने दोस्तों के साथ एक टेबल के पास आकर बैठ गई और करण भी उसकी ओर पीठ करके खड़ा होटल के मैनेजर से बात करने लगा। विनय ने मधु को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ मधु, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मधु ने जवाब दिया। विनय उसे देखकर मुस्कुराया और फिर मेन्यू कार्ड देखकर बोला, अच्छा बता क्या खाएगी? मीरा आ जाए फिर ऑर्डर करते हैं। मधु के इतना कहते ही विनय ने सिर हिला दिया और फिर से मेन्यू कार्ड देखने लगा। समीर भी सुप्रिया से बात करने में बिजी था। मधु ने अपनी नजरें घुमाकर होटल को देखना शुरू किया, पर तभी अचानक से उसकी नजर दीवार पर लगे एक बड़े से आईने पर पड़ी, जिसमें उसे ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने करण नजर आया। उसे देखते ही मधु हैरान रह गई। उसने तुरंत पलटकर देखा तो करण वहीं उसके पास खड़ा होटल मैनेजर को होटल दिखाते हुए कुछ समझा रहा था। उसे देखते ही मधु को उसके साथ हुई अपनी सारी मुलाकातें याद आने लगी। तभी मैनेजर से बात करते हुए करण की नजर भी मधु पर पड़ी, पर उसके देखते ही मधु ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। करण ने कुछ पल सोचा और फिर से मैनेजर से बात करते हुए बोला, कल मेरा एक दोस्त यहाँ आ रहा है और वो इस होटल का पूरा इंटीरियर चेंज करेगा। मुझे अब यहाँ हर चीज मेरे मुताबिक चाहिए। जी सर, मैनेजर तुरंत बोला। करण ने एक बार फिर पलटकर मधु की ओर देखा, पर मधु उसकी ओर पीठ करके बैठी थी, इसलिए उसे मधु का चेहरा नजर नहीं आया और वो मैनेजर के साथ बात करते हुए अपने कैबिन की ओर चला गया। उसके जाते ही मधु ने सुकून की सांस ली और मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्यों मेरी किस्मत मुझे बार बार इसके सामने ले आती है? क्यों? मधु। तभी मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा तो मीरा चेयर पर बैठते हुए बोली, मैं तुझे यहाँ लेकर इसलिए आई हूँ ताकि तेरे चेहरे की मुस्कुराहट वापस लौट आए, पर तू है कि अभी भी परेशान ही है? मधु हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मीरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर। तू मेरी इतनी फिक्र करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। मधु के इतना कहते ही समीर की हंसी छूट गई। शट अप मधु, मीरा उसे घूरते हुए बोली। बाकी सबको भी हंसी आ गई। मधु ने मुस्कुराते हुए मीरा की बांह पकड़ी और बोली, मीरा मुझे भूख लगी है, खाना ऑर्डर करें। मीरा ने उसके हाथ में मेन्यू कार्ड थमाया और बोली, ये ले ऑर्डर कर, और प्लीज यहाँ भी दाल बाटी ऑर्डर मत करने बैठ जाना, क्योंकि यहाँ की दाल बाटी में इंदौर जैसा टेस्ट नहीं होगा। उसके इतना कहते ही सबको हंसी आ गई। मधु ने गुस्से में मेन्यू कार्ड मीरा के सिर पर मारते हुए कहा, ये ले, खाना तू खुद ही ऑर्डर कर दे। मीरा ने हंसते हुए उसे साइड से कसकर पकड़ लिया। सब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। इधर करण मैनेजर के साथ अपने कैबिन में पहुंचा तो उसने देखा कि ऋषभ उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने अपने दोनों पैर टेबल पर रखे हुए थे। ये देखकर मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गई, पर करण ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऋषभ ने करण को देखते ही शराब की बोतल खोली और एक घूंट पीकर बोला, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। करण उसे घूरते हुए मैनेजर से बोला, आप जाए और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी भेजिए। यस सर, इतना कहकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही करण ऋषभ की ओर बढ़ा। उसने ऋषभ की चेयर के व्हील पर अपना एक जूता रखा और उसे बहुत जोर से पीछे धकेल दिया। ऋषभ की चेयर पीछे दीवार से जा लगी और वो जमीन पर ओदे मुंह गिर पड़ा। उसके गिरते ही करण ने उस चेयर को पकड़ा और चेयर पर बैठते हुए बोला, इस होटल का ओनर करण खुराना है ऋषभ, इसलिए आगे से इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कभी मत करना, क्योंकि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर कोई मेरी कुर्सी पर बैठने की हिमाकत करता है तो इसी तरह जमीन पर पड़ा नजर आता है। ऋषभ गुस्से में उठकर खड़ा हुआ और अपने कपड़े झटकते हुए बोला, और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो करण कि तुम्हारी कुर्सी पर बैठना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। जब तक मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां नहीं छीन लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। करण झटके से अपनी चेयर से उठा और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोला, ऋषभ, वो जो सामने नजर आ रहा है ना, उसे दरवाजा कहते हैं, जिसे खोलकर तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा खराब दिमाग और खराब हो गया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े पापा के बेटे और मेरे भाई हो, और फिर मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड से कहकर इस होटल से बाहर फिकवा दूंगा। और वैसे भी तुम जैसे इंसानों से शराफत से बात करना नहीं आता मुझे।
पर बदकिस्मती से तुम रिश्ते में मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हें शराफत से समझा रहा हूँ। अगर इस होटल के 30% के पार्टनर बने रहना चाहते हो तो मुझसे उलझने की कोशिश मत करना और मेरे रास्ते में कभी मत आना, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम इस होटल की अपनी 30% हिस्सेदारी भी खो दोगे और फिर मैं तुम्हें खुद इस होटल से उठाकर बाहर फेंकूंगा। ये सुनकर ऋषभ का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। गेट आउट, करण गुस्से में चीखा, पर ऋषभ अभी भी वहां खड़ा गुस्से में उसे घूर रहा था। तो करण फिर से गुस्से में चीखा, लगता है तुमने सुना नहीं। गेट आउट। ऋषभ ने भनभनाते हुए कैबिन का दरवाजा खोला और जैसे ही जाने के लिए पलटा तभी वेटर करण के लिए कॉफी लेकर वहां आ गया। ऋषभ ने गुस्से में ट्रे पर इतनी जोर से हाथ मारा कि सब कुछ टूटकर जमीन पर बिखर गया। वेटर घबरा गया पर करण ने रिएक्ट नहीं किया। ऋषभ उसे घूरते हुए वहां से चला गया। वेटर डरते हुए करण से बोला, सॉरी साहब, मैं आपके लिए दूसरी कॉफी ले आता हूँ और क्लीनिंग स्टाफ से कहकर ये अभी साफ करवा देता हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तभी करण ने उससे पूछा। वेटर ने ना में सिर हिलाया और वहां से चला गया। दूसरी ओर मधु और उसके सारे फ्रेंड्स डिनर कर रहे थे। सुप्रिया ने खाना खाते हुए मधु से पूछा, मधु, रोहित हम में से किसी का भी फोन नहीं उठा रहा है, तुम्हारी कोई बात हुई क्या उससे? रोहित का नाम सुनकर मीरा की चम्मच उसके हाथ में ही रह गई और वो रोहित के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। पर मधु सुप्रिया की बात का जवाब देते हुए बोली, आज सुबह जाने से पहले वो मुझसे मिलने आया था, पर उसके बाद से उसका कोई फोन नहीं आया मेरे पास। मीरा, रोहित ने तुमसे भी कोई बात नहीं की? पास बैठे विनय ने मीरा से पूछा। मीरा ने बिना कोई जवाब दिए बस ना में अपना सिर हिला दिया और खाना खाते हुए रोहित के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। उसे वो पल याद आ रहा था जब रोहित ने उसे गोद में उठाया था और कैसे उसने मधु के ना मिलने पर उसका ख्याल रखा था। सिया ने उसे ऐसे मुस्कुराते देखा तो पूछा, मीरा तू क्यों मुस्कुराए जा रही है? कुछ नहीं, मेरा खाना हो गया है, अब मुझे आइसक्रीम खानी है। तो अगर आप सबका डिनर हो गया हो तो हम आइसक्रीम ऑर्डर करें? मीरा ने बात बदलते हुए पूछा। मधु फट से बोली, मेरे लिए पिस्ता आइसक्रीम? बिल्कुल नहीं, तेरी तबीयत खराब है तो तू आइसक्रीम नहीं खाएगी, समझी? मीरा बोली। मधु ने मुंह बना लिया और चुपचाप अपना सूप खत्म करने लगी। सब मधु का चेहरा देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी सिया बोली, कहीं रोहित वापस इंदौर तो नहीं चला गया? ये सुनकर मीरा और मधु दोनों ही सोच में पड़ गई। मीरा तुरंत बोली, नहीं सिया, वो हमें बिना बताए नहीं जा सकता, शायद उसे कोई काम होगा। रोहित ने बताया था कि वो अपने एक दोस्त के होटल के भूमि पूजन में यहाँ आया है। हो सकता है कि आज भूमि पूजन हो, इसलिए वो वहाँ बिजी हो सकता है। वैसे रोहित की कंपनी थी बड़ी मजेदार, एक ही दिन में हम सब उसे मिस कर रहे हैं, विनय तुरंत बोला। ये सुनकर मीरा फिर से मुस्कुराने लगी। इधर करण ने रेहान को कॉल किया और पूछा, तुम्हारे आदमियों को उस लड़की के बारे में कुछ पता चला रेहान? रेहान अपनी चेयर से उठा और टहलते हुए बोला, करण, कल बर्फ के तूफान में एक लड़की मिसिंग हुई थी। ये सुनते ही करण की आंखों में जैसे चमक आ गई। उसने तुरंत पूछा, रेहान, ये जरूर वही लड़की होगी जो कल रात मेरे साथ थी। मुझे उस लड़की से मिलना है, अभी और इसी वक्त। फिलहाल तू उस लड़की से नहीं मिल सकता करण। करण ने परेशान होकर पूछा, मतलब? रेहान कुछ पल खामोश रहने के बाद बोला, बर्फबारी से बचने के लिए कल रात बहुत से टूरिस्टों ने वहां के कॉटेजों में शरण ली थी। वो लड़की भी वहां अपने दोस्तों के साथ आई थी, पर बर्फीले तूफान की वजह से वो नीचे जा गिरी। उसके दोस्तों ने पहाड़ी पर रहने वाले लोगों की मदद से उस लड़की को बहुत ढूंढा, पर वो लड़की नहीं मिली। रात में पहाड़ी पर ना बिजली थी और न ही मोबाइल का नेटवर्क, इसलिए वो लोग किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सके और इतनी बर्फबारी में पहाड़ी से नीचे आकर पुलिस की मदद लेना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। पर सुबह होते ही वो लोग कंप्लेन करने आ रहे थे, पर तभी वो लड़की उन्हें सही सलामत मिल गई और वो लोग यहाँ से चले गए। बस यही पता चला है, पर वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था, वो कहाँ से आई थी, कुछ पता नहीं चल पाया। ये सुनकर करण ने अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान फिर से बोला, तेरे लिए अच्छी बात यह है करण कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है और सही सलामत अपने अपनों के पास पहुंच गई है। करण खुद को संभालने के लिए चेयर पर बैठा और बोला, पर रेहान, तुझे फिर भी उस लड़की को ढूंढना होगा, क्योंकि कल रात की बात जब वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को सब कुछ बताएंगी तो शायद उसकी जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल ना हो। उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और अगर उसने ये बात किसी को ना बताने का फैसला लिया हो तो? रेहान ने पूछा।
रेहान का ये सवाल सुनकर करण सोच में पड़ गया। रेहान उसे समझाते हुए बोला, करण मुझे लगता है कि वो लड़की ये समझ गई है कि तूने जो कुछ भी किया था उसे बचाने के लिए किया था, इसलिए उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया और इसलिए अब तुझे भी सब कुछ भूलकर इंदौर लौट जाना चाहिए और अपनी और रिद्धिमा की सगाई की तैयारियां करनी चाहिए। उसकी बातों ने करण की परेशानी और बढ़ा दी। रेहान फिर से बोला, प्लीज करण, समझने की कोशिश कर। मेरे आदमियों ने पहाड़ी पर खुद जाकर सबसे पूछताछ की है, पर कोई उस लड़की को नहीं जानता। इनफैक्ट कॉटेज के मालिक ने तो उस लड़की को देखा भी नहीं, इसलिए उस लड़की का मिलना मुश्किल है। और फिर अगर वो लड़की कल की रात भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो तुझे भी सब कुछ भूल जाना चाहिए। पर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे वापस जाने के बाद भी मैं उस लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर किसी लड़की ने आकर कल रात के हादसे की कोई भी कंप्लेन की तो मैं तुझे तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, प्रॉमिस। करण ने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रेहान ने फिर से पूछा, तू सुन रहा है ना करण? जब करण की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो रेहान अपना फोन देखकर बोला, काट दिया। पता नहीं इसे किस अच्छाई और सच्चाई के कीड़े ने काट रखा है। जब वो लड़की खुद सामने नहीं आना चाहती तो पता नहीं इसे क्या पड़ी है। दूसरी ओर ऋषभ होटल के बार में खड़ा शराब पिए जा रहा था। करण के बारे में सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में एक बोतल उठाए और फर्श पर दे मारी। ये देखकर एक वेटर दौड़ता हुआ आया और बार काउंटर पर खड़े एक आदमी से आहिस्ता से बोला, होटल के नए मालिक ने कहा है कि अगर ऋषभ साहब इस होटल में एक कप चाय भी पिए तो उनसे उसके पैसे लिए जाए, तो शराब का बिल भी इनसे ले लेना। वेटर की कही ये बात ऋषभ ने सुन ली। उसने गुस्से में उस वेटर की कॉलर पकड़ी और बोला, मुझसे पैसे मांगेगा? ऋषभ खुराना से, इस होटल के मालिक से, जा नहीं देना मुझे कोई पैसे, जाकर बोल दे उस करण खुराना से कि जा रहा हूं मैं बिना बिल चुकाए, अगर है हिम्मत तो आकर ऋषभ खुराना को रोक ले। इतना कहकर उसने बार काउंटर से एक और बोतल उठाए और वहां से जाने लगा। ये देखकर वेटर करण के कैबिन की ओर दौड़ा। इधर मधु अपने सारे दोस्तों के साथ होटल की लॉबी में पहुंची तो सुप्रिया मीरा से बोली, तुम सब चलो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मैं भी तेरे साथ आती हूँ। इतना कहकर सिया सुप्रिया के पीछे चल दी। उन दोनों के जाते ही समीर बोला, तुम दोनों सिया और सुप्रिया का यही इंतजार करो, हम दोनों गाड़ी लेकर आते हैं। मीरा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया तो दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही मधु आहिस्ता से मीरा से बोली, मीरा मैंने उससे देखा। किसे? मीरा ने हैरानी से पूछा। तो मधु ने इधर उधर देखकर जवाब दिया, करण खुराना को। करण का नाम सुनते ही मीरा की हंसी छूट गई और वो हंसने लगी। उसे हंसते देख मधु तुरंत बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और ना ही ये मेरा वहम है, मैंने सच में उसे यहाँ देखा है जब तू वॉशरूम गई थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसकी बांह पकड़ी और बोली, शुक्र है भोलेनाथ का कि तू नॉर्मल हो गई है और कल रात के हादसे को भूलकर एक बार फिर तू उस करण खुराना में खो गई है। शट अप मीरा, मधु गुस्से में बोली और वहां से जाने लगी। मीरा ने तुरंत उसकी बांह पकड़ी। आई एम सॉरी बाबा, मैं बस मजाक कर रही थी। मधु, वो यहाँ कैसे हो सकता है? पहले तुझे वो दिल्ली वाला रावण नजर आया, फिर तूने कल रात वाले लड़के का चेहरा नहीं देखा और अब तुझे करण खुराना नजर आ रहा है। आई थिंक कि तुझे रेस्ट की जरूरत है। चल गेस्ट हाउस चलते हैं, वहां तू अपनी मेडिसिन लेकर आराम करेगी और फिर सुबह हम। इतना कहते कहते मीरा अचानक रुक गई क्योंकि उसकी नजर सामने से चले आ रहे ऋषभ पर पड़ी, जो हाथ में शराब की बोतल लिए चला आ रहा था। पर मधु पीठ करके खड़ी थी, इसलिए मधु को ऋषभ नजर नहीं आया। उसे देखकर मीरा के चेहरे के रंग उड़ गए और वो मधु की ओर देखने लगी। मधु ने जब उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ? अचानक से चुप क्यों हो गई? मीरा कोई जवाब देती इसके पहले ही मीरा ने ऋषभ को मधु के बहुत करीब आते देखा। उसने तुरंत मधु की बांह पकड़कर उसे पलट दिया और अपना चेहरा भी उसकी आड़ में छिपा लिया। ऋषभ मधु और मीरा के करीब से निकल गया। मधु ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या हुआ मीरा? मीरा बिना कुछ कहे कभी उसे देख रही थी तो कभी सामने जा रहे ऋषभ को। पर तभी ऋषभ के कदम अचानक से रुक गए और वो मन ही मन बोला, ये परफ्यूम की खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऋषभ के रुकते ही मीरा ने घबराकर मधु का हाथ पकड़ा और बोली, मधु मैं अपना फोन टेबल पर ही भूल आई हूँ, चल कर ले आते हैं। वो दौड़ती हुई मधु को वहां से ले गई। ऋषभ ने पलटकर पीछे देखा तो उसे वहां वेटर और कुछ लोग नजर आए। ऋषभ ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई
और शराब पीते हुए उस ओर बढ़ने लगा जहां से उसे वो परफ्यूम की खुशबू आई थी। मीरा मधु का हाथ पकड़े घबराई हुई सी तेजी से चल रही थी। तभी मधु उसके साथ चलते हुए बोली, मीरा थोड़ा धीरे चल, मैं इतना तेज नहीं चल पा रही हूँ। मीरा ने तुरंत उसकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे चलने लगी। मधु आगे बढ़ते हुए अपनी नजरें घुमाकर होटल को देख रही थी। मीरा उसे देखकर मन ही मन बोली, ओह गॉड, इसका मतलब मधु ने सच में परसों बाजार में उस राक्षस को ही देखा था। कल रात जो हुआ उसके बाद अगर मधु ने इसे देख लिया तो ये खुद को कभी संभाल नहीं पाएगी। हे भगवान, प्लीज आज हमें बचा लो। मैं मधु को लेकर कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज मधु उस राक्षस को ना देखने पाए। प्लीज भगवान कुछ करिए प्लीज। दोनों अपनी टेबल के पास पहुंचे तो मधु टेबल पर देखते हुए बोली, यहाँ तो तेरा फोन नहीं है। ओह हाँ, याद आया, मैंने तो मेरा फोन बैग में रख लिया था, मीरा मासूमियत से बोली। पर मधु गुस्से में उस पर भड़की, मीरा तू भी ना हद करती है, बेवजह मुझे इतना दौड़ाया। मीरा ने बिना कोई जवाब दिए अपना शॉल जो उसने ओढ़ रखा था मधु को उड़ा दिया और शॉल से उसका चेहरा ढकते हुए बोली, यहाँ तो एसी चल रहा था पर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए अच्छे से ओढ़ ले वरना तुझे फिर से फीवर हो जाएगा। मधु ने शॉल अपने सिर से हटाया और बोली, मैंने स्वेटर और टोपी दोनों ही पहन रखी है मीरा, इसलिए इस शॉल को तू ही ओढ़। इतना कहकर उसने अपने ऊपर से शॉल हटाया और फिर से मीरा को ओढ़ाते हुए बोली, अब चल, सब हमें ढूंढ रहे होंगे। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और फिर बाहर की ओर जाने लगी। मीरा उसके साथ आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान प्लीज कुछ करिए। मधु का उस राक्षस से सामना कभी मत होने देना। इधर ऋषभ अपने दोनों ओर देखते हुए उसी ओर बढ़ रहा था जिस ओर से मधु और मीरा चली आ रही थी। मधु होटल में लगी पेंटिंग्स देखते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक मीरा की नजर एक बार फिर सामने से आ रहे ऋषभ पर पड़ी। उसे देखकर मीरा की जान दे से हलक में अटकी, पर इससे पहले कि ऋषभ उन दोनों को देख पाता, करण ने पीछे से आकर ऋषभ की बांह पकड़ी और उसे अपनी ओर घुमाकर में बोला, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें साफ सुथरे शब्दों में समझाया था कि ऐसा कुछ मत करना कि जिसकी वजह से मुझे तुम्हें उठाकर इस होटल से बाहर फेंकना पड़ जाए, पर तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। ऋषभ के पलकते ही मीरा की जान में जान आ गई, पर उसे करण नजर नहीं आया। वो मधु का हाथ पकड़े उसे लेफ्ट साइड के गलियारे में जाते हुए बोली, मधु यहाँ से चलते हैं, यहाँ और भी खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है। मधु मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी। ऋषभ ने गुस्से में करण से अपनी बांह छुड़ाई और बोली, तूने खुराना कंस्ट्रक्शन KMD की कुर्सी पर बैठकर मेरा बचपन का सपना मुझसे छीन लिया है करण, और आज इस होटल में घुस आया है। वादा करता हूँ तुझसे, एक दिन तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। मेरे पास है ही क्या जो तू मुझसे छीनेगा, इतना कहकर करण भी बाहर की ओर चल दिया। मीरा और मधु को बाहर आते देख समीर ने आगे बढ़कर पूछा, यार तुम दोनों कहाँ गायब हो गई थी, कब से वेट कर रहे हैं हम तुम दोनों का। आई एम सॉरी समीर, वो मीरा को लगा कि उसका फोन टेबल पर ही रह गया है। मधु ने मीरा के कुछ कहने से पहले ही जवाब दिया तो समीर गाड़ी का डोर खोलते हुए बोला, चलो अब गाड़ी में बैठो। उसके इतना कहते ही दोनों गाड़ी में बैठ गई। समीर ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई और बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई। समीर बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था पर गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। ये देखकर मीरा ने पूछा, क्या हुआ समीर, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। पता नहीं यार, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, समीर ने फिर से ट्राई करते हुए जवाब दिया। ये देखकर सिया बहुत खुश हुई और खुशी से उछलते हुए बोली, मजा आ गया। सब उसे हैरानी से देखने लगे तो सिया बच्चों की तरह बोली, अरे अगर हम शिमला आए हैं तो एक दिन यहाँ के होटल में रुककर एंजॉय करना तो बनता है ना। कितना शानदार होटल है, प्लीज हम लोग आज इसी होटल में रुकते हैं ना। गुड आइडिया, आज हम सब यही रुकते हैं। विनय ने भी उसका साथ दिया। पर मीरा परेशान होकर बोली, जी नहीं, हम वापस गेस्ट हाउस ही जाएंगे, मुझे यहाँ नहीं रुकना। ये सुनकर सब लोग मीरा को हैरानी से देखने लगे। जब मीरा ने सबको खुद को ऐसे देखते देखा तो बोली, मेरा मतलब है कि हम ऑटो से भी तो चल सकते हैं ना, यहाँ रुकने की क्या जरूरत है। सब इस बात पर बहस करने लगे कि उन्हें यहाँ रुकना चाहिए या गेस्ट हाउस वापस जाना चाहिए। पर बर्फ गिरते देख एक बार फिर मधु को बीती रात याद आने लगी। उसे फिर से घबराहट होने लगी और वो गाड़ी से बाहर आकर बोली, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आज यहीं रुकते हैं। ये सुनकर मीरा भी तुरंत बाहर आ गई, पर वो कुछ कहती उसके पहले ही उसकी नजर ऋषभ पर पड़ी।
जो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहा था। उसे जाते देख मीरा की जान में जान आ गई। ऋषभ की गाड़ी के जाते ही उसने मुस्कुराते हुए मधु की बांह पकड़ी और बोली, हाँ मधु, हम आज रात इसी होटल में रुकेंगे, चल। मैं सुनकर सब खुशी से उछल पड़े और फिर से होटल के अंदर आए। समीर विनय से बोला, मैं देखता हूँ कि यहाँ रूम अवेलेबल है या नहीं। तू गेस्ट हाउस फोन करके किसी को बुला ताकि वो गाड़ी ठीक करवा सके। ओके। इतना कहकर विनय गेस्ट हाउस में फोन करने लगा और समीर रिसेप्शनिस्ट के पास आकर बोला, एक्सक्यूज मी मैम, क्या हमें 2 रूम मिल सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत लक्की है सर, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले ही 3 रूम खाली हुए हैं। गेस्ट ने थोड़ी देर पहले ही चेकआउट किया है, तो फिर तीनों रूम दे दीजिए, समीर तुरंत बोला। रिसेप्शनिस्ट ने समीर से उसका आईडी कार्ड लिया और बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करने लगी। चारों लड़कियां वही सोफे पर बैठ गई, पर मीरा ऋषभ के बारे में सोचकर परेशान थी। अगर मैंने मधु को बता दिया कि मैंने भी उस गुंडे को देखा है तो मधु की परेशानी और बढ़ जाएगी। कल रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसे उस हादसे से बाहर आने में वक्त लगेगा। ऐसे में अगर मैंने उसे कुछ बताया तो वो और घबरा जाएगी। अच्छा यही होगा कि मैं मधु को उस आदमी के बारे में कुछ ना बताऊं। समीर रूम की कीज लेकर मीरा के पास आया और उसे चाबी देते हुए बोला, मीरा ये तेरे और मधु के रूम की चाबी और सिया ये तुम दोनों के रूम की चाबी, तीनों रूम साथ ही है। 5th फ्लोर पर रूम नंबर 302 से 304 हमारे हैं। तुम चारों जाकर रेस्ट करो, मैं और विनय भी आते हैं। चारों ने सिर हिलाया और उठकर लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। मीरा ने लिफ्ट को नीचे लाने के लिए बटन प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट खुली तो मीरा और मधु की नजर करण पर पड़ी, जो फोन पर बात करते हुए लिफ्ट से बाहर आया, पर वो अपनी मम्मा से बात करने में इतना बिजी था कि उसने मधु को देखा ही नहीं और चला गया। मीरा करण को देखकर हैरान थी, उसने तुरंत मधु की ओर देखा। अब यकीन हुआ कि ये मेरा वहम नहीं था। मीरा से इतना कहकर मधु बाकी सबके साथ लिफ्ट में आ गई। मीरा भी करण को जाते देखकर लिफ्ट में आई और फिर से मधु को देखने लगी। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करिए और प्लीज फोन रखिए क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत से काम है। करण फोन पर अपनी मम्मा से इतना बोला ही था कि तभी अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे शायद उसने अभी अभी लिफ्ट के बाहर मधु को देखा। वो तुरंत पलटा और लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए बोला, मम्मा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। शालिनी कुछ कह पाती उसके पहले ही करण ने कॉल कट कर दी और लिफ्ट की ओर दौड़ा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।